हाँ जी, नमस्कार। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? क्या मैं आपको क्लियरली विजिबल हूँ और ऑडिबल हूँ? एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। जैसा कि आपको पता, हमने कल इंडियन इकोनॉमी की शुरुआत की थी, हम उसी चीज़ को आगे लेके चलेंगे। ठीक है, तो हम टारगेट लेके चल रहे हैं 25 घंटे तक में, 20 से 25 घंटे तक में इंडियन इकोनॉमी के कोर्स को सम अप करने की कोशिश करेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट जितने भी है वो सारे आपको डिलीवर कर दिए जाए, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जितनी भी है वो आपको बता दी जाए, और कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे डाटाज है जो करंट से अपडेटेड है, तो वो करंट इशू जो कवर करेंगे मैम, तो वो करंट इश्यूज में जो करंट की अपडेट्स होगी वो उधर आपको बता दी जाएगी। तो उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, जो कॉन्सेप्चुअल बेसिस वाली चीज़ें हैं, उन सारी को अपन चर्चा करते हुए चलेंगे। हम टाइम को बचाते हुए जो पिछले बैच के नोट्स थे, डिटेल नोट्स, उन नोट्स की हेल्प से चीज़ें शुरू करेंगे, ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है डिलीवर किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर की जा सके। और आपके पास भी मिनिमम समय है, कम से कम समय है, तो उस समय को मद्देनजर रखते हुए हम चीज़ों को शुरू करते हैं। जिस भी जगह आपको लगे कि इस कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत है, एक नहीं आप 10 बार पूछ सकते हैं, और आपको उस चीज को बार बार बताया जाएगा जब तक कि आपको वो चीज अच्छी तरीके से समझ में ना आ जाए। क्योंकि इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप अपनी लाइफ से जोड़ के, डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स को जोड़ के उस चीज को समझ सकते हो, रिलेट कर सकते हो, सारी चीजों को आसानी से समझ सकते हो। हिस्ट्री पढ़नी है, हिस्ट्री में चीजें आपको एक्सपीरियंस करनी है, युद्ध एक्सपीरियंस करना, तो आपको लड़ने जाना पड़ेगा मैदान में। ज्वालामुखी, भूकंप वगैरह ये चीजें करनी है तो फिर आपको वहां ज्वालामुखी जाके देखना पड़ेगा क्या कैसे क्या चीजें हो रही है। लेकिन इकोनॉमी वाली चीजें कुछ नहीं, अपना बटुआ उठाओ, अपना कैलकुलेटर उठाओ, अपने हिसाब की डायरी उठाओ, आप खुद एक्सपीरियंस करने लग जाओगे सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। जो सिलेबस आपका डिफाइन नहीं है, मेरे ख्याल से ये चीजें आपको सारी विजिबल है। जो सिलेबस आपका डिफाइन नहीं है, वहाँ केवल इंडियन इकोनॉमी लिखा हुआ है। तो इंडियन इकोनॉमी में कितनी सारी चीजें आ सकती है अकॉर्डिंग टू यूपीएससी, और स्टेट के पीसीएस के अकॉर्डिंग, यूपीएससी जिस मानदंड के अकॉर्डिंग चलती है, हम वही स्तर को मेंटेन करते हुए इन चीजों को डिलीवर करेंगे, ताकि आप अगर ईपीएफओ वगैरह को भी टारगेट कर रहे हो तो आपको वहां भी दिक्कत ना हो। आप एक बार इकोनॉमी का सेगमेंट यहाँ से समझ लेते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपकी यहाँ से आ जाती है, तो आपको किसी भी तरीके से कुछ भी चीजें दूसरी जगह से देखने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, भले ये क्रैश कोर्स ही क्यों ना हो, इतना डिटेल्ड आपको पढ़ा दिया जाएगा। क्रैश कोर्स का मीनिंग ये होता है, ऊपर ऊपर की चीजें अगर आपको पढ़ा दी जाए और कंक्लूड कर दिया जाए, वो नहीं है। मैं स्पीड में थोड़ा रखूंगा, थोड़ी स्पीड रहेगी, कंटेंट में आपको ज्यादा डिलीवर करूंगा, लेकिन समय मेरा कम रहेगा। तो इसमें आपको कोऑपरेट करना है कि आप डेली रिवीजन करें, डेली बेसिस पे रिवीजन करें। आप 20 से 25 दिन में इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं, और इसमें रटने वाली चीजें ज्यादा है नहीं, रटने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि डेली लाइफ से कोरिलेटेड होती हुई चीजें आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। इधर ध्यान देंगे आप। भारतीय अर्थव्यवस्था की जब हम बात करें, तो भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधित चीजें जब आप देखते हो, तो उसमें योजना से संबंधित मुद्दे, योजना से संबंधित मुद्दे जिनको आप पढ़ लेते हो करंट इश्यूज में, जिनको आप कहाँ पढ़ोगे, करंट इश्यूज में। फिर संसाधन जुटाना, वृद्धि, विकास और रोजगार, ये चीज तो दे रखी है यूपीएससी के सिलेबस में, इस तरीके से डिफाइन कर रखी है। और आपके सिलेबस में दे रखा है केवल भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, आपके सिलेबस में इतनी सी चीज दी हुई है। लेकिन अपन देखते हैं इसको और कैसे डिटेल में देखा जा सकता है। अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय, किसी भी चीज की जब शुरुआत करते हैं उसका जनरल इंट्रोडक्शन, आप भी अपने जनरल इंट्रोडक्शन से चीजों को शुरू करते हैं। आर्थिक विकास क्या होता है और आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये दोनों क्या है, डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ क्या है, पहले इन चीजों को समझेंगे, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को समझेंगे। आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लान, प्लान से संबंधित चीजें जो भी होती है उन चीजों को देखेंगे। फिर समावेशी विकास, कंक्लूसिव डेवलपमेंट, इससे उत्पन्न होने वाले मुद्दे जितने भी है उन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। वो सारी चीजें जब आप देखते हो, तो उसके बाद में आप जब यहाँ आगे बढ़ते हो, समावेशी विकास और इससे उत्पन्न होने वाले मुद्दे, सरकारी बजट की जब आप बात करते हो, तो बजट की घोषणा की जाती है फरवरी के समय, तब वो चीजें चर्चा में रहती है। तो क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या टर्म्स होती है, उन चीजों को भी ध्यान में रखते हुए अपन चलेंगे।
लोक वित्त क्या होता है, पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन क्या होता है, फिर राज्य वित्त संबंध, ये जनरली आप पॉलिटी में डील करते हो, पॉलिटी में ये चीज़ें आपके द्वारा पढ़ी जाती है। कर व्यवस्था, टैक्सेशन से संबंधित आप चीज़ें पढ़ोगे। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आप देखते हो, रेपो रेट इस बार ना घटी ना बढ़ी, लेकिन पिछले 2-3 मीटिंग से जब भी एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जब भी मीटिंग होती है तब को 0.25 से गिराई जाती रही है हर बार। तो ये क्यों गिराई जाती रही है, क्या रीज़न है क्या नहीं है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। बैंकिंग कैसे वर्क करती है अपने यहाँ पे, जैसे कि कल बोला गया था मेरे द्वारा 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो बैंकों से संबंधित हिस्ट्री को भी अपन देखते हुए चलेंगे। फिर वित्तीय बाजार, वित्तीय बाजार का मतलब जैसे आप सब्जी मंडी बोलते हो तो वो सब्जी का बाजार है, तो ये वित्तीय बाजार का मतलब होता है पैसे का, धन का, कैपिटल का, वित्त का। फिर मनी क्या होती है, मनी से संबंधित चीजें देखेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बीओपी, भुगतान संतुलन हिंदी में बोलते हैं इसको, इस चीज के बारे में भी हम जानेंगे। फिर भारतीय कृषि से संबंधित कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कई बार। भारत में खाद्य प्रसंस्करण मतलब फूड प्रोसेसिंग इन इंडिया, और उससे संबंधित जो भी इंडस्ट्रीज है उनकी बात करेंगे हम। उसके अलावा भारत में लैंड रिफॉर्म्स जो हुए उसके बारे में भी हम डिटेल में कुछ चीज़ें देखेंगे। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जब हम जाते हैं तब एनर्जी, उसके अलावा बंदरगाह, सड़कें, रेलें और हवाई अड्डे वगैरह सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है। फिर अर्थव्यवस्था पर आधारित अर्थव्यवस्था उदारीकरण के क्या इफेक्ट थे, ये कुछ टॉपिक्स इंक्लूड इसलिए किए गए हैं, ये एक तरीके से पूरा डिटेल्ड है यूपीएससी के अकॉर्डिंग। जब डिफाइन नहीं होती चीज़ें तब आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ता है, उसमें कोई भी चीज़ आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी होता है जब चीज़ें डिफाइन नहीं होती। आपको सारी चीज़ों का ओवरव्यू दिया जाएगा और डिटेल आपको दी जाएगी, डिटेल यहाँ पढ़ा के फिर आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, समझने में दिक्कत ना हो। फिर औद्योगिक विकास, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सारी चीज़ें हैं। फिर औद्योगिक नीति में क्या क्या परिवर्तन हुए थे, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, वो सारी चीज़ें। फिर इन्वेस्टमेंट मॉडल, निवेश मॉडल क्या होता है, एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, उसमें दिल्ली रूट, मुंबई रूट, ये क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम इसमें देखते हैं और वो सारी चीज़ें देखने के बाद में अपना लगभग सब्जेक्ट अपन कह सकते हैं कि अपना सब्जेक्ट अब जो है कंप्लीट हुआ है। जब हम पहली चीज़ से शुरुआत करते हैं अर्थव्यवस्था के सामान्य परिचय से, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था की जब बात करते हो तो आप दो चीज़ें देखते हो, एक तो होता है अर्थशास्त्र और एक होती है अर्थव्यवस्था। क्या, एक होता है अर्थशास्त्र और एक होती है अर्थव्यवस्था। तो शास्त्र का मतलब क्या होता है, एक होता है अर्थशास्त्र और एक अर्थव्यवस्था। कहने का मतलब है शास्त्र में सिद्धांत, जो भी चीज़ें होती है, जो भी थ्योरीज होती है, जो भी चीज़ें डिसाइडेड होती है एक्सपेरिमेंट के बाद में, वो सारी शास्त्र में होती है। और व्यवस्था में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाता है, उन चीज़ों को धरातल पे क्या किया जाता है, लागू किया जाता है, जिससे व्यवस्था बनी रहे, चीज़ें स्मूथली रन करे, वो सारी चीज़ें आती है अर्थशास्त्र में। जो पहले से डिसाइडेड है, जो प्रिंसिपल्स है, जो सिद्धांत है, वो सारी चीज़ें शास्त्र में आती है। उन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो इम्प्लीमेंट करने का काम आप करते हैं कहीं ना कहीं अलग अलग रोल में। आईएएस के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन संभाला जाता है, पुलिस के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट होगी, कोई भी पॉलिसी जो बना दी गई है, कोई भी पॉलिसी बना रख दी गई है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो वो किसका काम होता है, मशीनरी, ह्यूमन रिसोर्स जो होते हैं, जो सरकार रिक्रूट करती है, उसका काम होता है। तो इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, क्या चीज़ें होती है, तो वो सारी चीज़ जब इस डेफिनेशन को आप पढ़ते हो तो आप यहाँ पाओगे कि अर्थशास्त्र क्या होता है, एक सैद्धांतिक विषय है। सैद्धांतिक का मतलब सिद्धांत जिसमें प्रिंसिपल्स हो, जिसमें थ्योरीज हो। अब यहाँ से आप चीज़ें शुरू करते हैं जब पढ़ना, ये क्या है, ये एक सैद्धांतिक विषय है, कीवर्ड ध्यान रखते जाएंगे, जिसमें संसाधनों के उत्पादन, वितरण तथा उपयोग से संबंधित सिद्धांत विकसित किए जाते हैं ताकि सभी की आवश्यकताएं पूरी की जा सके। जो हमने कल बात की थी, रोटी, कपड़ा और मकान, तो प्रोडक्शन किया जा रहा है तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं किया जा रहा है, संपूर्ण राज्य की जो संपूर्ण जनसंख्या है उसको मद्देनजर रखते हुए उन सबकी नीड्स को फुलफिल करते हुए हम करते हैं। तो ये क्या कह रहा है अर्थशास्त्र की, ये एक सैद्धांतिक विषय है जिसमें संसाधनों के उत्पादन, फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन हो गया, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर उपयोग से संबंधित
सिद्धांत विकसित किए गए हैं ताकि सभी की आवश्यकताएं जो है फुलफिल की जा सके। जब आगे इसको और पढ़ते हो तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ जो हमने कल बात की थी, इनकी पुस्तक कौन सी है? वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में। अर्थशास्त्र विषय को धन का विज्ञान कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए अर्थशास्त्र का प्लॉट क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या है, तो ये धन का विज्ञान है, साइंस ऑफ वेल्थ माना गया है, क्योंकि इसमें विषय के प्रयोग और प्रभाव पर आधारित है। क्या चीजें हैं क्या चीजें नहीं है, वो सारे एप्लीकेशंस एंड थ्योरीज जो है इस बुक में दी गई है। तो अभी यहाँ याद रखने वाली चीजें क्या है? अर्थशास्त्र क्या है? एक सिद्धांत है, एक रूल बुक है, एक प्रिंसिपल बुक है, एक रूल बुक है, वो ये है। इससे संबंधित फिर आगे आता है एडम स्मिथ से संबंधित दो बात। इन्होंने बुक कौन सी लिखी है? वेल्थ ऑफ नेशन। कब लिखी है? 1776। फिर इसमें क्या है चीजें? तो इकोनॉमी से संबंधित चीजें बताई गई है। क्लास नोट हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे डियर, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हिंदी इसलिए क्योंकि पहले ये स्कैन हो चुके थे, इसलिए इन चीज़ों को यूज़ कर लिया गया। बाकी ये चीज़ें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएगी। या मेजर फोकस ये रहेगा कि आपको समझाने पे रहेगा ताकि आपके प्रश्न जो है सॉल्व हो जाए। इससे संबंधित हम प्रैक्टिस प्रश्न भी बीच बीच में लाते रहेंगे। फिर अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें संसाधनों के विकल्प, ऑप्शंस, विकल्प का जो चयन किया जाता है ताकि भविष्य में अधिकतम प्रतिफल प्राप्त किया जा सके। जैसे अभी अपन बायोडीजल यूज कर रहे हैं, लेकिन इसको इथेनॉल के रूप में रिप्लेसमेंट कर रहे हैं ताकि बायोडीजल को शिफ्ट किया जाए इथेनॉल पे, ताकि अपकमिंग जनरेशन, जब हम बात करते हैं एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो सतत विकास क्या होता है? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भावी जो आने वाली जनरेशन है, अपकमिंग जनरेशन के लिए भी उन रिसोर्सेज को स्टोर करके रखना, ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो वो गोल भी अपन कहीं ना कहीं यहाँ से फुलफिल कर रहे होते हैं। फिर हम बात करते हैं इकोनॉमी के वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन की। एक किसी भी चीज के जब क्लासिफिकेशन की बात होती है तो एक तो होता है डिटेल माइक्रो और एक होता है मैक्रो। एक होता है माइक्रो और एक मैक्रो। आप बोलते हो मैक्रोस्कोप बोलते हो या माइक्रोस्कोप बोलते हो, इसे याद रखना है, सूक्ष्म और वृहत। जब हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमी की, तो माइक्रो इकोनॉमी में क्या होता है कि किसी भी एक स्पेसिफिक यूनिट की स्टडी की जाती है। जब माइक्रो इकोनॉमी की आप बात करते हो तो माइक्रो इकोनॉमी में क्या किया जाता है? माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो में क्या होता है? यहाँ पे स्टडी ऑफ ए सिंगल यूनिट, क्या किया जाता है? सिंगल यूनिट की स्टडी की जाती है। और यहाँ पे क्या किया जाता है? कंप्लीट स्टडी की जाती है उससे संबंधित की। जैसे अगर मैं बात करूँ बजट की, बजट किसका? पूरे देश का। फिर मैं नॉर्मली बजट की बात करता हूँ। जब इधर आप देखेंगे इस चीज को, जब आप आगे पढ़ते हैं तब इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे क्या देखते हैं? एग्जाम्पल से आप चीज समझ सकते हैं। जैसे उपभोक्ता की मांग, एक होती है स्पेसिफिक कस्टमर की डिमांड और एक होती है पूरे देश की डिमांड। तो उपभोक्ता की डिमांड या कस्टमर की डिमांड, डिमांड क्या होती है? एक व्यक्ति जो एट ए टाइम अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए उस समय परचेजिंग पावर होती है किसी वस्तु को खरीदने की क्षमता, उसकी जेब में उपलब्ध धन, उसकी इच्छा भी है, उसके पास पैसा भी है और खरीदने की क्षमता भी है, को मिला के बोलते हैं परचेजिंग पावर। और ये होते हुए कोई व्यक्ति डिमांड करता है, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा प्रकट करता है, तो उसको कहते हैं डिमांड। डिमांड तो आपकी भी होगी कि मैं स्पेस के लिए प्राइवेट जो है अपना रॉकेट जो है रखूं अपने पास में, पर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है आपके लिए, मेरे लिए भी नहीं है। तो क्या पॉसिबल है? ये चीज़ नहीं। लेकिन बाइक खरीदने के लिए आपके पास में पैसा भी है, मेरे पास भी है, लेकिन मैं ये डिज़ायर रखूँ कि मुझे बाइक खरीदनी है, तो बिल्कुल ये डिज़ायर जो परचेजिंग पावर मेरी वो सपोर्ट कर रही है इस डिज़ायर को कि हाँ जेब में पैसा भी है, खरीद सकते हो। और आप भी करो तो आपके जेब में भी पैसा है और आप भी इस चीज़ को खरीद सकते हो। तो ये चीज़ें होती है। जब छोटी चीज़ की बात की जाती है, स्पेसिफिक एक चीज़ की बात की जाती है, तो होती है माइक्रो। माइक्रोस्कोप से हम छोटी छोटी सूक्ष्म चीज़ों को देखते हैं। तो नाम से डिकोड करना सीखिए, चीज़ों को रट नहीं सकते। जब कम समय की बात होती है तब डिकोडिंग बहुत ज़रूरी होती है। ये डिकोडिंग का प्रोसेस मैं आपको सिखाऊंगा, फिर इस कंटेंट को आप पढ़ेंगे। उसमें से जब पहले पढ़ा के जाऊंगा मैं, फिर आप पढ़ेंगे, फिर उसमें से कुछ डाउट होंगे तो लिए जाएंगे अगली क्लास में, उसके बाद में आगे की चीज़ें कंटिन्यू की जाएगी, ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप कवर कर सके और मेमोराइज करने की जगह उन चीज़ों को डिकोड करना सीखें। ठीक है, तो इसकी जब डेफिनेशन ही पढ़ लेते हैं अगर आप सीधे, जब किसी एक इकाई
व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल यूनिट, जब हम किसी एक इकाई की बात करते हैं या इकाई के एक भाग की, स्पेसिफिक पार्ट की जब हम बात करते हैं, उसकी जब हम स्टडी करते हैं, तो उस विषय को क्या कहा जाता है? माइक्रो या व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, तो एग्जाम्पल कैसे क्या हो सकता है? इस विषय में केवल एक छोटी इकाई का अध्ययन होता है, इसलिए इसे एक सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। जब इसकी चीजें एग्जाम्पल की जब हम बात करते हैं, इस विषय के जनक एडम स्मिथ थे, ये चीज हम देख ली। अब इसके बाद हम देखते हैं इस विषय की विषय वस्तु जैसे उपभोक्ता की मांग, उपभोक्ता का व्यवहार, उत्पादक की आपूर्ति। हिंदी में लिखी हुई टर्म से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उपभोक्ता की मांग मीन्स डिमांड ऑफ कस्टमर, सप्लायर की सप्लाई, ये सारी चीजें। मैं बोलता जाता हूँ बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में। मैं टोटल इंग्लिश बोलूंगा तो भी आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, मैं कंप्लीट हिंदी बोलूंगा तो भी आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो दोनों का ख्याल रखते हुए ये चीजें की जा रही है। आगे आइए। अभी यहाँ से जब आप आगे बढ़ते हो तो यहाँ प्रश्न कैसे बन सकते हैं कि इन दोनों के डिफरेंसेस के बेसिस पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, माइक्रो और मैक्रो में। अब इनकी नाम से डिकोड कर सकते हो आप। जब नाम से डिकोड नहीं कर पा रहे हो, तब आगे किस चीज में बढ़ते हो आप? आगे बढ़ते हो उस चीज के एग्जाम्पल्स में। तब यहाँ पे क्या बोला, जब मैंने स्पेसिफिक यूनिट बोली है, तो आप उस चीज को डिकोड कर पाओगे वहां पे। अब मैक्रो की जब आप बात करते हो, तो मैक्रो में क्या देखते हो? समष्टि। समष्टि मतलब हिंदी वाले समष्टि से समग्र, पूरा, संपूर्ण, कंप्लीट। अर्थशास्त्र का वह विषय जिसमें इकाइयों के समूह, संपूर्ण समाज का अध्ययन किया जाता है। इसमें स्पेसिफिक आपकी या मेरी डिमांड का स्टडी की जाती है, तब तो माइक्रो। लेकिन हम सब की एजुकेशन सेक्टर कंप्लीट की जब डिमांड की एनालिसिस की जाती है, जब उसकी स्टडी की जाती है, तो वो होती है मैक्रो। बड़े लेवल पे सब इंक्लूड हो जाता है उसमें। समूह बोले तो ग्रुप, समूह क्या? ग्रुप। संपूर्ण समाज, कंप्लीट कम्युनिटी का अध्ययन जब होता है, तो उसको क्या कहते हैं? वृहद अर्थशास्त्र। अभी उधर कौन थे? एडम स्मिथ। इधर कौन है? कीन्स। कीन्स कौन? जेएम कीन्स। अब यहाँ पे जब प्रश्न बनता है, स्टेटमेंट बनता है, तो माइक्रो के एडम स्मिथ, मैक्रो के जेएम कीन्स, तो इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए जाते हैं सफल करके। तो वो माइक्रो में जेएम कीन्स दे देंगे, मैक्रो में एडम स्मिथ दे देंगे। तब वो स्टेटमेंट आप डिकोड करने के लिए ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट करते जाइए, साइड में लिखते जाइए इन चीजों को वन लाइनर के तौर पे। फिर इसके जनक जेएम कीन्स माने जाते हैं तथा इसकी विषय वस्तु है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या आपके या मेरी कोई पर्सनल चीज है? नहीं, इन्फ्लेशन कंप्लीट नेशन की है, कंप्लीट स्टेट की है, राइट। तो इन्फ्लेशन का जब स्टडी की जाती है, तब यहाँ पे एग्जाम्पल भी वो ऐसे देते हैं, इन्फ्लेशन माइक्रो है या माइक्रो। तो इन्फ्लेशन किसका एग्जाम्पल है? मैक्रो या माइक्रो? कमेंट कीजिए जिनको समझ में आ रहा है। सरकारी बजट, गवर्नमेंट का जो बजट होता है वो कंप्लीट पॉपुलेशन के लिए होता है या स्पेसिफिक पीएम के लिए होता है या सीएम के लिए होता है? स्टेट का बजट ऐसा कुछ नहीं है। मौद्रिक नीति मतलब मॉनेटरी पॉलिसी। फिर टैक्सेशन सिस्टम, इन सब की बात किस में की जाती है? मैक्रो में। तो इन सारी चीजों को जब हम कंक्लूड करके देखते हैं, तब आप पाएंगे कि हम जेएम कीन्स की बात करते हैं, हम बजट की बात करते हैं, हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, हम टैक्सेशन की बात करते हैं। इन सारी चीज़ों की जब हम बात करते हैं, तो हम एक बड़े पैमाने बात करते हैं, हम समष्टि की बात करते हैं, ठीक है, मैक्रो की बात करते हैं। जब हम बात करते हैं एडम स्मिथ की, किसकी बात करते हैं? एडम स्मिथ की। तब हम बात करते हैं किसी कस्टमर की डिमांड की, किसी सप्लायर की सप्लाई की। तो ये होता है ए, स्टार्टिंग है, और स्टार्टिंग छोटे से होती है, माइक्रो से होती है। तो ये चीज तो आती है माइक्रो में, ये चीज आता है मैक्रो में। तो ये है मैक्रो और माइक्रो का डिफरेंस, और विथ एग्जांपल। जब बजट, टैक्सेशन, इन्फ्लेशन दिए हो और पूछे ये किस चीज के स्टडी के टॉपिक है, तब आप उस चीज को आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ बिल्कुल ये कंप्लीट पॉपुलेशन की बात कर रहा है, समग्र, समष्टि, मैक्रो, राइट। इसके ऑपोजिट में माइक्रो। आगे बढ़ते हैं। इसी में जब हम चीजों को देखते हैं, तब आगे क्या आता है?
आगे हम देखते हैं टोटल अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था में हम सबसे पहले देखते हैं इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, और व्यवस्था मैनेजमेंट है क्या, किस चीज़ का मैनेजमेंट करना है। जब हम इन दो शब्दों को डिकोड करते हैं, जब हम अर्थव्यवस्था की जब हम बात करते हैं, अर्थ मतलब वेल्थ, व्यवस्था मतलब मैनेजमेंट, मतलब धन का मैनेजमेंट करना, हमें किसका मैनेजमेंट करना है, धन का, वेल्थ का। तो अर्थव्यवस्था में सारी चीजें जब जो भी बात की जाती है वो इससे रिलेटेड बात की जाएगी। अपने लिए धन ये है, क्या है अपने लिए धन, अपने लिए धन ये है। तो सारी बातें किसके इर्द गिर्द होगी, इसके इर्द गिर्द होगी। इसमें हम टाइप्स भी पढ़ते हैं, सारी चीजें पढ़ते हैं। आगे आओ, ये एक व्यवहारिक विषय है, अर्थशास्त्र सैद्धांतिक है, इसमें प्रिंसिपल्स है। ये एक प्रैक्टिकल चीज है, व्यवस्था प्रैक्टिकली मैनेज की जाती है या सिद्धांत से हो जाता है, सिद्धांत से काम नहीं होता। ये एक व्यवहारिक विषय है जिसमें संसाधनों के बनाए गए सिद्धांतों का अनुपालन मतलब फॉलो करके, वो प्रिंसिपल्स जो बनाए गए हैं शास्त्रों में उनको फॉलो किया जाता है और उनको इम्प्लीमेंट करवाया जाता है और उनको मैनेज किया जाता है, ताकि ये संसाधन लक्षित लाभार्थियों तक पहुंच सके। और ऐसे विषय को अर्थशास्त्र कहते हैं। आपका टारगेट क्या होता है, कोई भी आप पॉलिसी बनाते हो पॉवर्टी रिमूवल के रिगार्डिंग, आपका टारगेट क्या होता है, जो इस रो में सबसे लास्ट में जो पर्सन खड़ा है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उन तक को फुलफिल करना आपका टारगेट होता है। तो इस तरीके का इम्प्लीमेंट सिस्टम आपका होना चाहिए। सिद्धांत पॉलिसी सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन उस चीज का फायदा हो ही नहीं रहा है ग्राउंड पे। जब आप रूट लेवल पे जाके देखते हो तो वहां पे वो चीज है ही नहीं, वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। लेकिन पेपर में आपके खूब सारी सड़कें बनी हुई है, खूब सारे ब्रिज बने हुए हैं, खूब सारे कनेक्टिविटी के अपने जरिए बता रखे हैं, बट इट इज नॉट हैपन इन ऑन ग्राउंड। वो चीज ग्राउंड पे है ही नहीं, उस चीज का मतलब क्या। तो उस चीज को अनुपालन का मतलब उस चीज को फॉलो करवाना, राइट। फिर आगे बढ़ो आप, आगे जब बढ़ के आप चीजों को देखते हो तो अर्थव्यवस्था ऐसी अवधारणा है जब तक अधूरी मानी जाती है जब तक कि उसके आगे किसी देश या समूह का नाम। अब अर्थव्यवस्था जब मैं यहाँ लिखता हूं तो ये किसकी है, आपकी है, निजी, या आपके घर की है, या आपके क्षेत्र की है, या आपके शहर की है, या आपके राज्य की है, या नेशन की है। नेशन है तो कौन से की है, तो इंडियन इकोनॉमी, चाइनीज, अमेरिकन, रशियन, तो ये सारी क्या है, इकोनॉमी। इनके आगे जब तक कोई सब्जेक्ट नहीं लगता तब तक ये अपने मीनिंग में, अपने सेंस में जो है फुलफिल नहीं होती। इसको क्या बोलते हैं, आगे इसके आगे कुछ ना कुछ लगना जरूरी है। हम कल बात कर रहे थे कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, और इंडिया कौन सी है वो आपसे पूछा था, आप में रिसर्च करके आए होंगे, अभी उस पर बात करेंगे अपन। विशेषता को ना जोड़ा, जैसे चीन की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, तो ये आदि सारी जो भी बातें हैं उनकी बात की जाती है। फिर आप आगे बढ़ो, फिर जब आप आगे बढ़ते हो तो यही चीजें आप देखते हो कि एलन फिशर ने जो क्लासिफिकेशन किया। अब 3 नाम आपके सामने आ चुके हैं, एडम स्मिथ, जेएम किन्स और एलन फिशर। तो आपके मिक्स्ड, बिल्कुल। तो आपके जब चीजें जब आप देखते हो तो प्रश्न कैसे बनते हैं, स्टेट पीसीएस कोई भी पेपर करवाती है तब आपके कंसेप्चुअल प्रश्न तो इको और पॉलिटी के ज्यादा बनते हैं, और उन्हीं में वो कोशिश करते हैं कि फैक्ट घुसाए, फैक्चुअल पूछे। मैं आपको पढ़ा के चला गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र कि कौन कौन से हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इंग्लिश वाले रिजिड मत होइए हिंदी से, आप इस चीज को कोऑपरेट करेंगे तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज को हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके चल सकता हूँ, लेकिन ये है कि बोर्ड की एक क्षमता होती है, दोनों पीपीटी दोनों पीडीएफ एक साथ नहीं चल सकती। तो एक में है, इसमें टर्म्स लिख रखी है हिंदी इंग्लिश की, तो आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए, फिर भी है तो बता दीजिएगा आप। तो एलन फिशर ने जो है इसका क्लासिफिकेशन किया इन सेक्टर्स। मेजरली आप क्या देखते हो, आप सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की जब आप बात करते हो, जब सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की अपन बात करते हैं तो आप क्या देखते हो, इकोनॉमी के सेक्टर्स कौन से हैं, एक बार आप बताइए। आप बात करते हो प्राइमरी की,
प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। अब बात करते हो प्राथमिक की, अब बात करते हो द्वितीयक की, अब बात करते हो तृतीयक की। ठीक है, थ्री सेक्टर्स आर इकोनॉमी। हम फोर्थ फिफ्थ की भी बात करेंगे आज, राइट। तो हम इनमें प्रश्न कैसे बनते हैं उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ते हैं। हम कोई भी सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं तो हम क्वेश्चंस को ध्यान में रख के पढ़ते हैं, तब अपनी चीजें आसान होती है। क्वेश्चंस को ध्यान में रख के आप इसलिए नहीं पढ़ सकते क्योंकि आपको पीवाईक्यूज का आइडिया नहीं है, आपने पीवाईक्यूज नहीं देखे हैं, लेकिन हम उस चीज को देख के फिर आपके सामने खड़े हुए हैं। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको देखना है जो मैं एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ आपको। ठीक है, पुष्पा मूवी सभी ने देखी है, रॉकी भाई अपने उसमें होते हैं। जो वुड, लकड़ी, लकड़ी काट के लाते हैं जंगल से, लकड़ी काट के जंगल से लाते हैं। यहाँ पे एक फैक्ट्री बनी हुई है, इस फैक्ट्री को वो सप्लाई करते हैं। ठीक है, और यहाँ से पीएमकेओसी, बचपन में किसी न किसी प्रकार से सबने देखा होगा। यहाँ पे ये आ जाता है जेठालाल जी के शोरूम पे। ये जेठालाल जी का क्या है, शोरूम, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, अब यहाँ आप देखते हो लकड़ी कहाँ से काट के लाई, जंगल से, फॉरेस्ट। इनका काम किस में हो गया, एक बीड़ी प्लस एक चाय। 10 रुपए की ये मान लो, 10 रुपए का ये मान लो, 20 रुपए में इनका काम हो गया। इन्होंने 100 रुपए में ये चीज यहाँ पे दे दी फैक्ट्री में। ठीक है, ये जो 100 रुपए में चीज दी है ये क्या है, रॉ मटेरियल, कच्चा माल फैक्ट्री के लिए। इनसे इन्होंने क्या बनाया, एक बढ़िया सी चेयर, चेयर बना दी। ठीक है, इन्होंने चेयर बनाई और 500 रुपए में इधर जेठालाल जी के शोरूम तक भिजवा दी। अब यहाँ पे कस्टमर के रूम पे कौन आए हैं, बबीता जी। कौन आए, बबीता जी। जेठालाल ने ये चेयर फ्री में नहीं दी है, 1000 रुपए प्लस टैक्स, टैक्स बोले तो जीएसटी, 1000 रुपए प्लस जीएसटी। अब इस एग्जाम्पल के पीछे का मतलब ये है, नेचुरल रिसोर्सेज जो भी आप नेचर से लेके आते हो, नेचुरल रिसोर्सेज जो भी आप नेचर से लेके आते हो वो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। फिर यहाँ पे ये चीज जो ये रॉ मटेरियल होता है, इस सेक्टर को प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड होना पड़ता है अपनी एक्टिविटीज को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए। यहां जब कोई भी चीज आती है तो वो चीज क्या होती है, प्रोसेस, वो चीज होती है प्रोसेस, उस पर काम किया जाता है और उसमें क्या होता है, वैल्यू एडिशन। क्या होता है, वैल्यू एडिशन, मूल्य संवर्धन। उस चीज में क्या होता है, वैल्यू एडिशन। यहाँ से लकड़ी आई, यहाँ प्रोसेस करके चेयर बनाया, चेयर बना के यहाँ से शोरूम में आई, शोरूम ने सर्विस दी और उसके बाद में अपना बेनिफिट जोड़ के, टैक्सेशन जोड़ के उसमें, और फाइनल कस्टमर को दे दी। अब जीएसटी यहाँ नहीं, जीएसटी यहाँ नहीं, जीएसटी लगता है फाइनल प्रोडक्ट पे। किस पे लगता है, फाइनल प्रोडक्ट पे। तो जब टैक्सेशन पढ़ेंगे, जीएसटी पढ़ेंगे, तब आपको बताया जाएगा जीएसटी के बेनिफिट में कि ड्यूअल इफेक्ट से बचा जाता है, इसलिए जीएसटी सिस्टम ठीक है। तो ठीक है नहीं है, वो मेंस की चीजें होती है। आपके सिलेबस में प्रीलिम्स के लिहाज से यही है कि प्राइमरी सेक्टर के बगैर सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज फुलफिल नहीं होती। फिर लास्ट में जब सेकेंडरी सेक्टर की जो चीजें हैं वो टर्सरी सेक्टर, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सर्विसेज होती है। क्या होती है, सर्विसेज होती है।
अब यहाँ से चेयर जो है, इन्होंने चेयर बना दी बगैर मार्केटिंग के, बगैर लॉजिस्टिक के, बगैर ट्रांसपोर्टेशन के, बगैर फैसिलिटीज के, बगैर एडवर्टीजमेंट के। क्या बबीता जी को इस चीज का पता चलता कि जेठा जी के शोरूम में चेयर आई हुई है? बिल्कुल इस चीज का पता नहीं चलता। तो ये एडवर्टीजमेंट हो गया, बाकी फैसिलिटीज हो गई, ये जितनी भी इंटेंजिबल चीजें हैं वो सारी किस में आ जाती है? तीसरे सेक्टर में, टर्सरी सेक्टर में। तो यहाँ की चीजें, अब और एक एग्जांपल ले लीजिए, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। यहाँ पे आप बात करते हो आम की खेती, आपने खेती की और आपने मैंगोज जो है ग्रो किए, और यहाँ मैंगोज आपने सप्लाई किए इस फैक्ट्री में, यहाँ से ये प्रोसेस हुए और आपको फ्रूटी के रूप में दुकान पे मिलते हैं, माजा के रूप में आपको दुकान पे मिलते हैं। तो यहाँ जो भी चीजें होती है, लेबलिंग, पैकेजिंग वगैरह वगैरह वगैरह, उसके बाद में यहाँ वाली चीजें कस्टमर तक पहुंचाने के लिए कितनी सारी एक्टिविटीज की जाती है, तब जाके आपको पता चलता है कि ये चीज नई मार्केटिंग में आई है, मार्केट में नई चीज आई है। वो थ्रू मार्केटिंग अब तक पहुंचती है, एड के थ्रू, हर चीजों के थ्रू अब तक पहुंचती है। तो यहाँ की चीजें जो भी है प्राइमरी सेक्टर, यहाँ की चीजें जो भी है सेकेंडरी, और यहाँ की सेवा से संबंधित, सर्विसेज से संबंधित है वो है टर्सरी। अब इनके भी की एलिमेंट्स होते हैं। अब प्राइमरी सेक्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्राइमरी सेक्टर के लिए वाटर। वाटर, आपको चावल की खेती करनी है, आपको सबसे ज्यादा पानी की जरूरत है। ये अपना सबसे बड़ा भ्रम है कि जो बाथरूम का नल खुला रह जाता है, जो किचन का नल खुला रह जाता है, उनकी वजह से पानी वेस्ट होता है। लेकिन चावल की खेती में कितना पानी जाता है का कोई हिसाब नहीं है। खैर, बहुत सारे मैथ्स है जिनके बारे में बात करते रहेंगे ड्यूरिंग द क्लास। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वाटर। और सेकेंडरी सेक्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कैपिटल। क्या? कैपिटल। उस फैक्ट्री में मशीनरी लगेगी, लेबर लगेंगे, सब कुछ लगेगा, उस चीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है प्राइमरी सेक्टर का? तो वाटर। तो सेकेंडरी कौन सा है? कैपिटल। वही कोई चीज आपको बेचनी है। अब जेठालाल के हाव भाव देखिए, बालकनी में होता है तब अलग, घर में होता है तब अलग, डाइनिंग टेबल पे अलग, कंपाउंड में आते ही और भीड़े दिख जाए तो अलग, बबीता दिख जाए तो अलग, इसको बोलते हैं स्किल। तो यहाँ पे जो टर्सरी सेक्टर है, इसका सबसे की एलिमेंट कौन सा है? वो है स्किल। यू मस्ट हैव टू बी स्किल्ड पर्सनालिटी फॉर मार्केटिंग एंड एनी अदर एक्टिविटी रिगार्डिंग टू टर्सरी सेक्टर। आपको पढ़ाना है तो आपको टीचिंग स्किल्स आनी चाहिए। आपको बतौर लॉयर आपको चीजें सर्व करनी है तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स का पता हो, और उसके बियॉन्ड होती है नॉलेज वाली बात। डिग्री आपकी बहुत अच्छी है, मार्क्स आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन यू आर नॉट प्रेजेंटेबल, आप प्रेजेंटेबल हो ही नहीं, आप कम्युनिकेबल हो ही नहीं, तो कैसे पॉसिबल होगा किसी भी व्यक्ति का आपके साथ में जुड़ना? नॉट पॉसिबल। तो ये सारी चीजें, यहाँ के की एलिमेंट की बात की हमने तो वाटर, यहाँ के की एलिमेंट की बात की तो कैपिटल, यहाँ के की एलिमेंट की बात की तो स्किल्स। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कॉलर की, कि यहाँ के लेबर कौन से कॉलर, कौन से कहलाते हैं, कौन से कहलाते हैं, ये सारी चीजें उसमें एक्सप्लेन कर रखी है। ये जब हम बात करते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की, तो मेजर सेक्टर जो है वो ये होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब मोटा मोटी आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी का आइडिया, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की चीज है तो मैं बेशक एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो आप सुनिए, आराम से सुनिए उस चीज को। किसने किया है? एलन फिशर ने ये क्लासिफिकेशन किया है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, इस चीज को आपको याद रख के चलेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, और ये किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन एक्टिविटीज, बेस्ड ऑन एक्टिविटीज। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एलन फिशर ने क्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भाग, किस पे? बेस्ड ऑन एक्टिविटीज, क्रिया। प्राथमिक में क्या होता है? नेचुरल गुड्स, नेचुरल थिंग्स टेकन फ्रॉम नेचर का उत्पादन, जिससे अन्य क्रियाओं के लिए कच्चे माल मतलब रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो सके। इसमें एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ये मत्स्य पालन, मधुमक्खी, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, जितने भी कल्चर लग रखे होते हैं वो सारे इसी में आते हैं, तथा अन्य क्रियाएं शामिल है। देश के लगभग 46
परसेंट की जो पॉपुलेशन होती है उनकी डिपेंडेंसी किस पे है? प्राइमरी सेक्टर पे। 46% पॉपुलेशन अपनी किस पे काम कर रही है? प्राइमरी सेक्टर में काम कर रही है अपनी लाइवलीहुड के लिए। इस क्षेत्र का कुल योगदान अपने टोटल जो इकोनॉमी है देश की, उस देश की इकोनॉमी में इस सेक्टर का योगदान केवल 16 से 17% है। अगर देश की इकोनॉमी आज 100 रुपए की है तो उसमें 16 रुपए या 17 रुपए का योगदान होता है प्राथमिक क्षेत्र का, लेकिन अपनी आधी जनसंख्या 46%, 46% जो पॉपुलेशन है वो अपनी डिपेंड किस पे है? प्राइमरी सेक्टर पे, क्योंकि यहाँ पे स्किल्ड लेबर की जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत नहीं है, स्किल्ड लेबर की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो। 4th पॉइंट के बाद में इस क्षेत्र के विकास के लिए जल, यहाँ के लिए इस चीज के लिए डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? वाटर। अब जब हिस्ट्री पढ़ते हो तो बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन की जब भी आप बात करते हो तो वो रिवर्स के किनारे पर बसी थी, एस्टेब्लिश हुई थी, क्योंकि हर एक चीज की बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है वो होता है जल, वाटर, वाटर सप्लाई, वो जरूरी है। उसके बाद में बाकी चीजें आती है। इस क्षेत्र के श्रमिकों को रेड कॉलर कहते हैं, रेड कॉलर श्रमिक इधर कहते हैं। तो ये प्राइमरी सेक्टर से संबंधित आपसे चीजें पूछ ले तो प्राइमरी सेक्टर से संबंधित आप चीजों की जब बात करते हो तो कितने प्रतिशत पॉपुलेशन की? 46। इसका रिटर्न कितना है? 16 या 17%। तो इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी आती है? नेचर से जुड़ी हुई, दूध से जुड़ी हुई, डेयरी प्रोडक्ट जो भी होते हैं, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, ये सारी चीजें इसमें आती है। खनन वनन किस में आएंगे, क्या नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, माइनिंग क्या होती है, इन सारी चीजों को भी क्लियर करते चलेंगे आगे अपन। फिर जब आप बात करते हो सेकेंडरी सेक्टर की, सेकेंडरी सेक्टर में जब आप बात करते हो तो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त जो प्राइमरी सेक्टर से जो पुष्पा लकड़ी काट के लेके आया है उसको प्रोसेस करेंगे रॉ मटेरियल को, तो उसको सेमी या फिर फुल्ली, या तो वो ऐसा होगा जैसे मैगी का पैकेट है, फुल्ली प्रिपेयर तब होता है जब आप उसको 2 मिनट के नाम पे 10 मिनट गैस पे बॉईल करते हो तब। कितना बड़ा झूठ है कि 2 मिनट में तैयार हो जाता है। खैर कुछ भी मार्केटिंग के बेस पे कुछ भी बेचा जा सकता है, क्योंकि तीसरे सेक्टर की जब हम बात करते हैं, थर्ड सेक्टर की जब हम बात करते हैं, टर्सरी की जब हम बात करते हैं तो वो किस पे डिपेंड है? ऑल अबाउट स्किल्स। तो वो बात है। तो यहाँ पे जब चेयर दी गई तो वो फुल्ली फर्निश्ड थी, वो चीज़ यूजेबल थी, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो प्रोसेस कर दी जाती है कम्प्लीटली, लेकिन जब आपको यूज़ करनी हो आपकी नीड के अकॉर्डिंग उस चीज़ को आप कर सकते हो। इसके उप क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? विनिर्माण जिसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, निर्माण जिसको कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, और एनर्जी से संबंधित चीज़ें, इन्हीं से संबंधित चीज़ें होती है मोटा मोटी। जब सेकेंडरी सेक्टर में आप जाते हो, अब या तो क्या करोगे? मैन्युफैक्चर करोगे, कोई चीज़ बनाओगे, या फिर कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करोगे, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जाती है, लेकिन चेयर कंस्ट्रक्ट की जाती है मैन्युफैक्चर, बिस्किट्स, ये सारी चीज़ों की जब आप बात करते हो तो किस में चले जाते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। और कंस्ट्रक्शन की जब बात आती है, बिल्डिंग, ब्रिज वगैरह, ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन में चली जाती है। और फिर एनर्जी संबंधित चीज़ें आ जाती है। इसमें लगभग देश के 30% पॉपुलेशन इसमें लगी हुई है अपने लाइवलीहुड के लिए, और उधर 46, इधर 30, तो तकरीबन यही हो जाते हैं 76 के आसपास, 75 to 80% पॉपुलेशन। मतलब आप सोचो, और इस जगह का रेवेन्यू कितना है? 26% इसका योगदान है अपने देश की इकोनॉमी में। यहाँ के लिए की फैक्टर क्या है? पूंजी, मतलब कैपिटल। उधर वाटर, इधर कैपिटल। यहाँ पे उधर रेड कॉलर श्रमिक कहे जाते थे, लेबर रेड कॉलर, और इधर क्या है? ब्लू कॉलर। जब भी आप इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज वगैरह के वर्कर को देखते हैं तो जनरली उसमें नजर आते हैं वो। फिर टर्सरी सेक्टर की जब हम बात करते हैं, ऑल अबाउट स्किल्स के बारे में यहाँ पे सारी चीजें देखी जाती है। ये क्षेत्र अन्य क्षेत्रों को मूल्यवर्धन मतलब वैल्यू एडिशन, यहाँ पे वैल्यू एडिशन की सुविधाएं जो प्रदान की जाती है। जैसे आपने फ्रूटी बना दी, आपने क्या बना दी? फ्रूटी बना दी। फ्रूटी को स्टोर कैसे करोगे? तो कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी, ये सारी चीजें जब आप देखते हो तो टर्सरी सेक्टर में प्रोवाइड करवाई जाती है। ट्रांसपोर्टेशन की चीजें, वो एक सप्लाई चेन मैनेज की जाती है, उसके लिए लॉजिस्टिक वगैरह सारी चीजें किस में आती है? टर्सरी सेक्टर की एक्टिविटी में आती है। फिर आप देखते हो इसके उप सेक्टर की जब आप बात करते हो तो अलग अलग सेक्टर होते हैं। उधर हमने देखा मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी। इधर जब आप देखते हो आईटी सेक्टर है, बैंकिंग है, ये सारी चीजें, बैंकिंग, आईटी सेक्टर।
और एआई वाला तो अभी नया चल रहा है, काफ़ी बूम वाली चीज़ है। और फाइनेंस से संबंधित और टूरिज्म से संबंधित, टूरिज्म को भी अभी इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया है। इसमें लगभग 24% लोग जो है डिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ का योगदान कितना है? सबसे ज्यादा योगदान देखा जाता है, अगर सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेट कर रहा है अपनी जीडीपी में, अपनी इकोनॉमी में, तो वो टर्सरी सेक्टर है। कौन सा है? टर्सरी सेक्टर। फिर आता है इस क्षेत्र के विकास के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, स्किल सबसे महत्वपूर्ण है। आप ड्राइवर हो लेकिन आप ट्रक चला सकते हो। आप ड्राइवर हो लेकिन आप चलाते क्या हो? रेसिंग कार। तो दोनों ही ड्राइवर ही है, एक कार चला रहा है और एक ट्रक चला रहा है, लेकिन स्किल्ड कौन सा है? कार वाला। वो एक रेस को जीत के कितने कमा सकता है जितना ट्रक वाला अपने पूरे जीवन में नहीं कमा पाता। कमाना तो दूर, सोच भी नहीं पाता उतना अमाउंट जितना रेसिंग कार वाला उन चीजों में पार्टिसिपेट करके कमा लेता। तो बात किसकी हो रही है? स्किल की। बात किसकी हो रही है? स्किल की। ड्राइवर दोनों है, लेकिन डिफरेंशिएट किससे किए जा रहे हैं? स्किल से। अभी आपके एग्जाम के लिए जो टाइम दिया गया वो सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए बराबर है। अब कौन स्मार्ट स्टडी करता है, कौन उस ट्रेडिशनल पैटर्न को फॉलो करता है जिसमें प्रॉपर एक एक सब्जेक्ट को वो लेके बैठता है, उसकी क्लासेस लेता है, वो टीचर नोट्स बनवाते हैं, फिर उनके वो नोट्स बनाता है, फिर उन चीज़ों को वो रटता है। तो इससे बेटर यही है कि क्लास के साथ साथ में जो चीज़ें आपको याद करने के लिए बोल दी जाए वो चीज़ें साथ के साथ में माइंड में बिठाते चलो, और आप पाओगे कि ये नोट्स पूरे हो जाएंगे मेरे बोलते बोलते और आपके देखते देखते, और आपको वो चीज़ें स्थायी भी हो जाएगी, दिमाग में याद भी हो जाएगी। वहीं मैं अगर इन चीज़ों को 1 बाय 1 लिखता चलूंगा तो आपकी क्लासेज हो जाएगी 100 घंटे के पार। 100 घंटे किसी भी सब्जेक्ट को सुनना बहुत बड़ी बात होती है। हमें पता है कि इसको कम समय में कैसे करवाना, तो पिछले बैच के नोट्स उठाए, वहाँ पे हमने मान लो 200 घंटे में करवाया, तो हम यहाँ कितने घंटे में करवा सकते हैं, कितनी क्लासेस को वहाँ से यहाँ कवर करते चलेंगे, तो यहाँ चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। क्यों? क्रैश कोर्स के नाम पे ऊपर ऊपर से करवा के तो चला जाऊंगा, 4 प्रश्न मिल भी जाएंगे, लेकिन उसके बाद में आपके वो कॉन्सेप्ट हिले हुए रहेंगे, आप नेगेटिव करके आओगे, सबसे ज्यादा संभावना यह रहती है। यहाँ तक का कंटेंट आपको कंप्लीट दे दिया गया, तीनों सेक्टर के बारे में आपको चीजें बता दी गई है। इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, समष्टि क्या है, व्यष्टि क्या है, इन चीजों का रिवीजन भी 5 मिनट बोल के करवा दिया जाएगा मेरे द्वारा। उस वक्त आप आगे सोचते रहना कि आगे क्या होगा, आगे क्या बोला जाएगा, आगे क्या बोला जाएगा। तो मोटा मोटी अभी के लिए 3 सेक्टर जब आप देखते हो तो 3 सेक्टर में क्या देखते हो? सबसे बेसिक चीज प्राइमरी सेक्टर सप्लाई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है? कि वाटर। फिर इसमें आता है क्या क्या है? एग्रीकल्चर, उससे संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज है वो सारी। उसके बाद में आप सेकेंडरी सेक्टर में जाते हो तो ये क्या करता है? वैल्यू एडिशन का काम करता है एक तरीके से। और यहाँ पे चीजों को क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है, किसी चीज को पूरी तरीके से, किसी चीज को अर्धनिर्मित। ठीक है। फिर इसके अलावा यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कैपिटल। फिर आप जाते हो टर्सरी सेक्टर की ओर। जब टर्सरी सेक्टर में आप जाके देखते हो वहाँ क्या चीज है? वहाँ स्किल है, वहाँ कितनी पॉपुलेशन डिपेंडेंट है, वहाँ का कितना रिटर्न है। तो एक मोटा मोटी आइडिया लगता है आपको। अगर स्टेटमेंट दे दिया जाए तो इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है प्राथमिक क्षेत्र में, प्राइमरी सेक्टर में लगी हुई है। दूसरा स्टेटमेंट आपको दिया जा रहा है इंडिया में सबसे ज्यादा रेवेन्यू प्राइमरी सेक्टर से आ रहा है। तीसरा स्टेटमेंट आपको दिया जा रहा है इंडिया में सबसे ज्यादा रेवेन्यू टर्सरी सेक्टर से आ रहा है। प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से सही कौन से है? नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, तीसरा और पहला और केवल दूसरा। आपसे सही पूछा जा रहा है। ये स्टेटमेंट आपको तब समझ में आएंगे जब आप पेपर में इन चीजों को फेस करोगे। अभी मैं कितना ही बोल दूंगा, आप इस चीज पे यकीन नहीं करोगे, क्योंकि आप वो ट्रेडिशनल स्टडीज के आदी हो चुके हो। आप समय को ध्यान में रखो, समय को ध्यान में रखते हुए आपको चलना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ से जब आप आगे बढ़ते हो तो यहाँ देखो, यहाँ एक वचन बना रखा है छोटा स्टार्ट कि इसके लिए जल है, फिर इसके लिए पूंजी है, इसके लिए स्किल है। तो इन सारी चीजों को उसने कैसे निकाला है, कैसे नहीं, इन चीज को पढ़ के निकालना है। अब लेक्चर आपने सुन लिया, आप साथ के साथ 4 नाम नोट कर लो। आपको मेनली तो 3 नाम दिए गए थे, 3 नाम के साथ 3 थ्योरी है, बात खत्म हुई। एक बुक का नाम है वो कल ही बता दिया, ईयर कल ही बता दिया। फिर इधर देखो, इस क्षेत्र के लिए अपनी सेवाओं और स्वयं उत्पादन किया जाता है अर्थात बिना किसी के सहयोग के। अब सेकेंडरी सेक्टर में सबसे ज्यादा रोल होता है किसी न किसी, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कह सकता हूँ कि मैं बिना किसी के सहयोग से पढ़ा रहा हूँ।
बिल्कुल बिना किसी के सहयोग से पढ़ा रहा हूँ। हाँ, ये अलग बात है, टेक्निकल टीम का सपोर्ट होता है के बगैर नहीं। क्या टेक्निकल टीम का जो काम है क्या वो मैं खुद कर सकता हूँ? बिल्कुल, खुद करके कैमरा ऑन कर लिया, लेक्चर ऑन कर लिया, लिंक आपको शेयर कर दिया, उसके बाद में भी हो सकता है। लेकिन यहाँ 4 बंदे लगे हुए हैं साथ में, तो कहने का मतलब है डॉक्टर है, प्रैक्टिकल आप देखिए डॉक्टर, फिर ये है कि डॉक्टर की सपोर्ट के लिए नर्स भी है, राइट। तो पर जो सेवा दे रहा है, स्पेसिफिक आपको डायग्नोस कर रहा है, जो चीजें आपसे बात की जा रही है वो अकेले ही कर रहा है डॉक्टर। ऐसा था नहीं 4 बंदे साथ मिलकर आपसे प्रश्न पूछते हैं, हाँ बताओ क्या खाया था सुबह, क्या तकलीफ हो रही है आज, राइट। तो ये चीजें कि अकेले हो सकती है, बिल्कुल हाँ चाहिए, ये चीज अकेले हो सकती है। इस क्षेत्र के श्रमिकों को व्हाइट कॉलर श्रमिक कहा जाता है, ठीक है। अदर सेक्टर की जब आप बात करते तो यहाँ देखो, यहाँ लिख रखा है इसने कक्षा 3, ये 2.5 घंटे की 2 क्लास, मतलब 5 घंटे की क्लास का कंटेंट है जो आपको डिलीवर किया गया है 1 घंटे में। तकरीबन 1 घंटा अपने को बात करते हुए हुआ है। अब आपके पास में चॉइस है कि इस चीज को आप 100 घंटे पढ़े हैं या फिर कम से कम समय में पढ़ के ज्यादा ज्यादा कॉन्सेप्ट कवर करें और ज्यादा ज्यादा सवाल सही करें। और मेन चीज है चीजों को समझने की, ज्यादा ज्यादा समझोगे ज्यादा ज्यादा चीजें होगी। आगे बढ़ते हैं अगले सेक्टर की ओर। अगला सेक्टर बात करते हैं, ये तो हो गए इनके अलावा, इनके अलावा भी नए नए सेक्टर्स आ रहे हैं। उसमें क्या आ रहा है, चतुर्थक क्वाटरनरी सेक्टर, ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों का विस्तार है। यहाँ पे आती है डीप स्टडी, डीप नॉलेज, ये सारी चीजें 4th सेक्टर से 5th सेक्टर की ओर जाती है। यहाँ पे डीप नॉलेज होना चाहिए, आप किसी चीज के स्पेशलिस्ट होने चाहिए, ये सारी चीजें। और यहाँ पे हाईली ट्रेंड जो पर्सन होते हैं उनको इस सेक्टर में रखा जाता है। तो यहाँ पे एआई से संबंधित इंजीनियरिंग वर्क करने वाले, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आप पढ़ते हो टेक्नोलॉजी में जब, फिर रोबोटिक साइंस से संबंधित, फिर म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर होते हैं, किधर रिटर्न ज़्यादा मिलेगा किधर नहीं मिलेगा, इन सारी चीज़ों को देखने वाले। फिर उसके बाद में सीए, सर्जन, डॉक्टर उधर आएगा, लेकिन सर्जन स्पेशलिस्ट हो जाता है, इधर आएगा प्रोफेसर वगैरह, क्योंकि वो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के प्रोफेसर, राइट। इस क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों को गोल्डन कॉलर श्रमिक कहते हैं। फिर पंचक क्षेत्र, पंचक क्षेत्र में क्या होता है, उच्च स्तर के निर्णय जो डिसीजन लिए जाते हैं, इनके ऊपर भी कोई होते हैं। रोबोटिक इंजीनियरिंग वगैरह, एआई से संबंधित चीजें आएगी मार्केट में, कब आएगी, कैसे नहीं आएगी, कैसे वर्क करेगी, कब आनी चाहिए, इन सब से जो डिसीजन लिए जाते हैं वो कंपनीज के सीईओ और जो बड़ी बड़ी अथॉरिटीज होती है उनके द्वारा लिए जाते हैं। इसमें कौन होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उधर आ गए, लेकिन यूनिवर्सिटी में क्या चीजें होगी क्या नहीं होगी, कब कौन सी चीज लॉन्च होगी, वो कुलगुरु डिसाइड करते हैं यूनिवर्सिटी के। प्रशासनिक अधिकारी, फिर कंपनी के सीईओ, फिर उसके अलावा जो मिनिस्ट्रीज होती है उनके सेक्रेटरीज, वो इसमें आते हैं। इस क्षेत्र में जो भी कार्य करते हैं उनको डायमंड कॉलर कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, डायमंड कॉलर। फिर आता है रियल, रियल सेक्टर क्या होता है। रियल सेक्टर की जब आप बात करोगे तो पहले इस चीज को एक बार आप खुद पढ़ के डिकोड करने की कोशिश कीजिए। अर्थव्यवस्था के वह क्षेत्र जिनमें किसी वास्तविक वस्तु का उत्पादन हो तथा उस क्षेत्र में मुख्य प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र की क्रियाओं को शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र को वास्तविक क्षेत्र की संज्ञा दी जाती है, जैसे किसानों की फसल की कटाई। ये रियल सेक्टर है। अब वापस नाम है इसका, वो 5 निपट गई, गोल्डन, गोल्डन कह दिया, डायमंड कह दिया, वाइट कह दिया, ब्लू कह दिया, रेड कह दिया, ये करते हुए ऑर्डर में मैंने बोल दिया कॉलर। लेकिन जब यहाँ बात करते हो आप, तो यहाँ पे क्या चीज़ शामिल की जाती है, किसानों की फसल की कटाई। फिर खाद्य वस्तुओं के उपयोग कर रेडी टू ईट, रेडी टू कुक वस्तुओं का निर्माण करना, वो 5 सेक्टर अलग है, ये एक रियल सेक्टर की टर्म है। वो चीज यहाँ बताई गई है। कपास का उपयोग कर मिल में कपड़े में परिवर्तित करना, फिर मिल में कपड़े से शर्ट बनाना, पैंट बनाना, वो सारी चीजें वहां से प्रोसेस होती है। फिर आता है लकड़ी का उपयोग कर फर्नीचर का उत्पादन। तो ये रियल सेक्टर की एक्टिविटी है। रियल सेक्टर से एक्टिविटी का मतलब ये है कि यहाँ पे फाइनेंस कहीं भी इंक्लूड नहीं है, यहाँ पैसे की कहीं बात नहीं है, धन की कहीं बात नहीं है। लेकिन वित्तीय क्षेत्र, यहाँ पे रियल का और फाइनेंस सेक्टर का कंपैरिजन करवाया जाता है। जब फाइनेंस सेक्टर और रियल सेक्टर का कंपैरिजन किया जाता है तो एक में फाइनेंस की बात होती है और एक में प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज होती है। इधर देखो, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें वित्त, धन, फाइनेंस की, मनी की,
और लोन की, ये सारी बात की जाती है, तब इसको जो है फाइनेंस सेक्टर कहा जाता है, वित्तीय क्षेत्र कहा जाता है। फाइनेंशियल सेक्टर यहाँ बैंकों के द्वारा उधार प्रदान करना, बैंक जो भी लोन देता है, आरबीआई द्वारा बैंकों से ट्रांजेक्शन करना, फिर पूंजी बाजार मतलब कैपिटल मार्केट और शेयर मार्केट में निवेश, इन्वेस्टमेंट, फिर ओपन मार्केट से उधार लेने के लिए ये ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशंस अपन पढ़ेंगे जब बैंकिंग पढ़ेंगे तब। तो ये ओपन मार्केट चीजें हो गई। फिर आता है बॉन्ड। बॉन्ड आपने सुना होगा, बॉन्ड कुछ नहीं होता, बॉन्ड का मतलब होता है एक कागज का टुकड़ा है, इस पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इधर लिखा हुआ है 100 रुपए और इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख लिया, सपोज दैट 10% हो गया, और ये बॉन्ड है, जब इतने समय बाद आप प्रेजेंट करोगे वापस तो इतने परसेंट मिला के आपको जो है प्रतिफल मतलब रिटर्न, जिसको कहते हैं यील्ड, बॉन्ड यील्ड, ठीक है। जो बेनिफिट आपको बिजनेस से होता है उसको आप प्रॉफिट बोलते हो, लेकिन जो बॉन्ड से चीजें मिलती है उसको यील्ड बोलते हैं, ठीक है। जितने बॉन्ड अभी 100 का है, अगर आपको 90 में मिलेगा तो बॉन्ड यील्ड 10 है, अगर आपको ये 80 में मिल रहा है तो बॉन्ड यील्ड 20 है। जितना ये कम में मिलेगा, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा उतना बॉन्ड यील्ड ज्यादा रहेगा, ये यील्ड में पढ़ेंगे। यहाँ क्या बोल रहा है, बॉन्ड एक प्रकार के ऋण पत्र है, ये क्या है, डिवेंचर। डिवेंचर वो होते हैं जो आपको दे दिया मैंने और आपसे मैंने रुपए ले लिए, मैंने दे दिया आपको सपोज दैट 100 रुपए का डिवेंचर, और मैंने आपको बोल दिया डिस्काउंट पे दे दिया, 80 रुपए में दे दिया कि आप 1 साल बाद जब भी आओगे मैं आपको 100 रुपए दूंगा, ठीक है। मतलब आपने मुझे उधार दिया, उसके प्रति मैंने जो गारंटी दी है उसको डिवेंचर कहते हैं, आगे भी पढ़ेंगे इसको। ये क्या बोल रहा है, बॉन्ड एक प्रकार के ऋण पत्र है जिन्हें सरकार अथवा कॉर्पोरेट संस्थान भारत के घरेलू बाजार में तथा विदेशी बाजारों में जारी कर ऋण प्रदान करने का कार्य करती है। तो इधर लिखा हुआ था बॉन्ड। तो जब सरकार को ऋण चाहिए होता है, सरकार को जब लोन चाहिए होता है तो सरकार इस तरीके से लोन लेती है, बॉन्ड देके आपको। आपको भी लगता है फिर आप बॉन्ड में क्यों डालोगे पैसा, आप अपने चाचा जी या फूफा जी को दो, क्या पता रिश्ते भी चले जाए, पैसे भी चले जाए, तो आप सरकार को देते हो, सरकार से रिटर्न भी मिलता है आपको और आपका पैसा भी क्या है, सुरक्षित। आगे बढ़ो। अब आगे देखते हो आप अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो ये अपन नई क्लास से शुरू करेंगे, आज की क्लास में अपन यहीं तक का रखते हैं। तो यहाँ तक की चीजें आपने पढ़ी है, इन चीजों को पढ़ने में आपको ज़्यादा समय लगेगा नहीं, 15 से 20 मिनट, आधा घंटा एक बार आज की क्लास को दे देना आप वापस, आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। मेनली सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, यहाँ पे फिशर का नाम याद रखना है, जेएम किन्स का नाम याद रखना है, एडम स्मिथ का नाम याद रखना है, वेल्थ ऑफ नेशन बुक याद रखनी है 1776 में जो लिखी गई थी, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा आगे की चीज़ें अपन कर लेंगे। इस प्रकार आप बनिए, साथ जुड़े रहिए, कल और मिलते हैं, कल आगे की चीज और कंटिन्यू करते हैं। अभी आपको कोई डाउट है तो एक आध मिनट आप बोल सकते हैं, मैं देख सकता हूँ, नहीं तो फिर आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं। रिकॉर्डिंग वाले जो रिकॉर्डिंग देखने वाले हैं वो फिर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर आपको दिए गए टीम के, वहाँ व्हाट्सएप पे आप अपना डाउट भेज सकते हैं। है किसी को कोई डाउट? चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।